नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे, रिटायर हो गए हैं अब। उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई मामला अदालत में आता है तो दोनों पक्षों को, यानी वादी और प्रतिवादी, दोनों पक्षों को पता होता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन परीक्षा जो है, इम्तहान जो है, वो जज की योग्यता का होता है कि वो कैसे इस पूरे उसमें से सच को निकालकर सामने ला देता है और जो दोषी है उसको सज़ा देता है, जो निर्दोष है उसको बरी हो जाता है, वो छूट जाता है। तो इस कसौटी पर अगर कसे हम अभी आज के तमाम फैसलों को और उसके अलावा जजों की खास तौर से जो टिप्पणियां हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। देखिए, जनतंत्र के जो 3 खंभे हैं उसमें चौथा मीडिया को भी जोड़ लिया जाता है। 4 खंभों की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, इन 3 से जब कोई व्यक्ति निराश होता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो अदालत की शरण में जाता है। अदालत के ऊपर उसको सिर्फ भगवान नज़र आते हैं। तो अदालत पर भरोसा कितना है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। और अदालत में जब वो देखता है जाने के बाद कि दृश्य क्या है, किस तरह से फैसले हो रहे हैं, पहला धक्का तो अगर गरीब आदमी है तो उसको लगता है कि वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आने की। जो वकीलों की फ़ीस है वो उसकी पहुंच से बाहर, वो अपना सब कुछ बेच दे तब भी जो है वकील की एक दिन की फ़ीस देने की स्थिति में नहीं है। तो उसको पहली बात समझ में आती है कि न्याय सिर्फ अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो है इस न्यायालयों के दरवाजे बंद है। आप छोटे मोटे या मतलब कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर मामलों में यही होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आने की, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट तक आने की गरीब आदमी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, अनलेस कि कोई वकील सदाशयता दिखाए और बिना फीस के मुकदमा लड़ने को तैयार हो जाए या कोई NGO साथ खड़ा हो जाए, तब बात दूसरी है। दूसरी चीज़ उसको दिखती है कि जिस भाषा में बात हो रही है उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरी भाषाओं, भारतीय भाषाओं की बात कर लीजिए। हाई कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में अंग्रेज़ी में बात होती है। तो जो स्थानीय भाषा के लोग हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, मराठी के हो, बांग्ला के हो, किसी भी भाषा के हो, हिंदी के हो, उनको आधी से ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर लोगों को तो कुछ भी बात समझ में नहीं आती। उनको समझ में वही आता है जो उनका वकील बता देता है बाद में। तीसरी चीज़ जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज़्यादा होती है, उससे इससे तीसरी से भी ज़्यादा चौथी की होती, पहले तीसरी की बात करता हूँ, वो है भाई भतीजावाद। राजनीति पर परिवारवाद का आरोप लगता है, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग उस पर हमला करते हैं, सब उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारी न्यायपालिका में, खास तौर से जो हायर जुडिशरी है, उसमें कितने बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद चलता है, इसका अंदाज़ा भी लगाना आम आदमी के लिए मुश्किल है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसा लिखा जा रहा है या मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा लिखा जा रहा है या राजनीतिक दलों के लोग ऐसी बात करते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ इस आधार पर कि लॉ कमीशन की, विधि आयोग की 230वीं 230th रिपोर्ट में अंकल जजेस सिंड्रोम की बात का मुद्दा उठाया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में लगभग हर तीसरा जज अंकल जज है। तो और जो ये लॉ, जो अगली बात कहने जा रहा हूँ, वो लॉ कमीशन ने नहीं कही है। चयन का आधार योग्यता से ज़्यादा संबंधों के आधार पर होता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, अब तो वो सभी जज ज़्यादातर उसमें से रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के एक सदस्य जज ने अपनी बहन को हाई कोर्ट का जज बनवाने के लिए दबाव डाला और वो बनवाने में कामयाब भी हो गए। मेरिट से कोई लेना देना नहीं था। और यही जज जब न्यायाधीश की कुर्सी पर आकर बैठते हैं, जजमेंट के लिए बैठते हैं, तो पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, पूरे जो सिस्टम को कोसते हैं। वो बताते हैं कि कैसे संसद काम नहीं कर रही है, कैसे जो है नौकरशाही काम नहीं कर रही है, कैसे मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है।
वो सबको बताते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने जयपुर में जयपुर की विधानसभा को संबोधित करते हुए जो बातें कही कि संसद में कानून जो पास हो रहे हैं उन पर ठीक से बहस नहीं हो रही है। ये देखने का काम संसद का है और नहीं हो रही है तो इस पर फैसला करने का काम मतदाता का है, अदालत का ये काम नहीं है। अदालत का काम है ये देखना कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी क्यों 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, क्यों आज भी जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं, क्यों आज भी हायर जुडिशरी में, पूरी जुडिशरी में हायर जुडिशरी की जिम्मेदारी और ज़्यादा है। इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों हायर जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्यों RTI के तहत नहीं आना चाहता सुप्रीम कोर्ट, कोई तो वजह बताए। क्यों वो सबको आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि पार्लियामेंट फला के लिए ज़िम्मेदार है, मीडिया इसके लिए ज़िम्मेदार है, जो नौकरशाही है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन जजमेंट आप जो देते हैं, जो न्याय व्यवस्था है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। रमना साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि दरअसल जो लिटिगेंट है उसके लिए प्रोसेस ही सज़ा है। तो हुजूर आपने इसको रोकने के लिए, इसको बदलने के लिए क्या किया? आप जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से आपने भाषण देने के अलावा इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाए कि प्रोसेस सज़ा न बनने पाए। यहाँ तो प्रोसेस छोड़िए, सुनवाई सज़ा बन जाती है, सिर्फ एक सुनवाई। 3 उदाहरण देता हूँ इसके। सबसे हालिया आपने देखा नुपुर शर्मा का केस। भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक जो प्रिंसिपल है कि जब तक आप अपराधी साबित नहीं होते, दोषी साबित नहीं होते, तब तक आप निर्दोष हैं। वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये बेसिक प्रिंसिपल कहाँ चला गया? माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत और पारदीवाला ये भूल गए थे क्या? किस आधार पर आपने नुपुर शर्मा को दोषी ठहरा दिया कि देश में जो कुछ हो रहा है, जो हत्या हो रही है, उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? दूसरा उदाहरण बताता हूँ, हाई कोर्ट का। ये कोरोना के दिनों की बात है, मद्रास हाई कोर्ट का, जिसने चुनाव आयोग को कोरोना से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि चुनाव आयोग पर मुकदमा चलना चाहिए हत्या का। किस आधार पर? तीसरा, कोरोना के दौरान ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय जज साहब ने कहा, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, कि जो LPG सिलेंडर है, रसोई गैस का सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन भरकर जो है पहुंचाई जानी चाहिए। इस तरह के तमाम निर्देश दिए उन्होंने। ये 2 तो जो मैं बता रहा हूँ ये तो ऑब्जर्वेशन थे, ये तो आदेश था। तो इसके लिए कोई जवाबदेही तय होती है? इनमें से किसी माननीय न्यायाधीश के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन लिया? किस अधिकार से आपने बोला? जो आप बात कह रहे हैं उसका आधार क्या है? कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, जो तीसरी मैंने कहा था, तीसरी गंभीर बात, चौथी बात है यही ऑब्जर्वेशंस की, कि आप जो ऑब्जर्वेशन देते हैं उनको आप अपने जजमेंट का हिस्सा बनाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं? उसके अलावा आप क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार होते हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने? आप क्यों चाहते हैं कि अपनी नियुक्ति आप खुद ही करें? आप किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। अगर जजमेंट आप गलत देते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप ऑब्जर्वेशन बेवजह करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है और उसको जजमेंट का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप ऐसे उल जलूल निर्देश देते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदारी सिर्फ क्या कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया की है? न्यायपालिका की जिम्मेदारी और जवाबदेही का क्या? और जज साहब लोग बार बार ये बात कहते हैं कि कोई भी अदालत भावना के आधार पर कोई फैसला नहीं दे सकती। अदालत फैसला देती इस आधार पर उसके सामने साक्ष्य क्या है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, जो भी जिसने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, वो किस तरह के सबूत साक्ष्य लेकर आई है और कानून इस बारे में क्या कहता है, उसके आधार पर फैसला होता है। फिर सवाल यह है कि ये टिप्पणी किस आधार पर होती है, किस साक्ष्य के आधार पर, किस एविडेंस के आधार पर, किस कानूनी व्यवस्था के आधार पर, किस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर? इसका जवाब माननीय न्यायाधीश लोग देने को तैयार नहीं है। रमना साहब इस पर भी अगर कुछ बोलते
तो बात समझ में आती है। ये जुडिशियल ओवररीच का जो मामला है ये धीरे धीरे बीमारी बनता जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, अदालतों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है। आप बोलिए, आपको जेल में भेज देंगे। तो सवाल ये है कि ये इस हथियार का डर दिखाकर आप कब तक लोगों का मुंह बंद कराएंगे। और आपको ज़रूर थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय, अगर अदालतें जिन पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि दुनिया में हमको कहीं से न्याय नहीं मिला, किसी संस्थान से न्याय नहीं मिला, तो यहाँ मिलेगा। वहाँ जब आते हैं तो जो कुछ होता है उसके बाद आजकल जिस तरह से हो रहा है, न्यायाधीश, न्यायपालिका जिस तरह से हंसी का पात्र, मजाक का पात्र बन गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना हो रही है, अनावश्यक आलोचना हो रही है। उस आलोचना का कारण क्या है? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? तो हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हो सकता है कि हम ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हों, हम बहुत जल्दी जो है हम थोड़ा धैर्य नहीं दिखा रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि आपकी तरफ से भी तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। नुपुर शर्मा के केस को मेरा मानना है कि एक उदाहरण बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7, 9, 11, 13 जितनी बड़ी बेंच हो सके, बेंच बैठे और फैसला करे कि अगर न्यायाधीश अपनी अदालत में किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणी करते हैं जिसका देश भर में, दुनिया भर में असर होता है, उनके फैसले का असर नहीं होता, उसकी चर्चा नहीं होती, उनकी टिप्पणियों की चर्चा होती है। और टिप्पणियों की चर्चा इसलिए होती है कि वो चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो। तो आपकी भावना क्यों आ जाती है अदालत में? इसका जवाब कौन देगा? लोग जानना चाहेंगे कि आखिर भाई अगर अदालत से गलती हो रही है, न्यायाधीश अगर अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको रोकने वाला कौन है? हर अधिकार, हमारा जो जीने का मौलिक अधिकार है, वो भी चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आता है। उस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन न्यायाधीशों के लिए कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी फैसला दे सकते हैं। एक ही तरह के मामले में एक फैसला देते हैं, उसी तरह के मामले में दूसरा फैसला आता है। कैसे उसको जस्टिफाई किया जाए? कैसे उस लिटिगेंट को समझाया जाए कि भाई तुम्हारे मामले में फैसला सही था और उनके मामले में भी अगर सही था, तो दोनों आपस में एक जैसे क्यों नहीं हैं? क्यों परस्पर विरोधी हैं? तो जस्टिस रमन्ना जब बोल रहे थे तो सारी बातें वो बोले विधायिका को लेकर। उनके निशाने पर संसद थी कि अपोजिशन का स्पेस घटता जा रहा है। ये देखना न्यायपालिका का काम नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम नहीं है कि राजनीतिक दलों में जो विपक्षी दल हैं वो निष्प्रभावी हो गए हैं, उनको प्रभावी बनाने का काम क्या सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस का है? आखिर इस तरह की बातों को बोलने का मतलब क्या है? और दूसरी बात, ये सब बातें सारे माननीय न्यायाधीशों को रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही क्यों याद आती है? जब इनको अधिकार मिलता है, सर्वोच्च अधिकार मिलता है, चीफ जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, तब ये सुधार के कदम उठाते क्यों नहीं जिन सुधारों की बात करते हैं? जब न्यायपालिका और न्यायाधीश, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई मैं मोटिव नहीं इम्प्यूट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए जो वास्तविकता है, जो परसेप्शन है, कम से कम अदालत के बारे में दोनों एक होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि न्यायाधीश एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में बोलते हुए दिखाई देते हैं? क्यों उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? वो चाहे सरकार के पक्ष में बोल रहे हो, चाहे सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, ये दोनों काम नहीं है न्यायाधीश का। उनका काम सिर्फ इतना है कि उनके सामने जो मामला आया है वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है, नहीं उतरता है, इसका फैसला देने का काम है। बताना है कि ये अगर संविधान के मुताबिक नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन से प्रावधान हैं संविधान के जिनका ये उल्लंघन करता है। लेकिन ये शौक बढ़ता जा रहा है। अब किसी के खिलाफ याचिका दायर की जाए कि उसको विदेश जाने से रोका जाए क्योंकि उसने घोटाला किया है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट किया है, उसने स्कैम किया है, तो जज साहब अगर ये कहें कि भाई 10 करोड़ का घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं होता है, ये आपका फैसला है,
तो भाई नियम बना दीजिए, सरकार से कहिए कि नियम बनाओ, संसद से कानून पास करो कि 10 करोड़ के घोटाले को घोटाला नहीं माना जाएगा। और इस पर कोई पूछने वाला, कोई रोक लगाने वाला नहीं है। और ये आए दिन हो रहा, और ये बीमारी जो है कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ये जो नया शौक लगा है माननीय न्यायाधीशों को पब्लिक स्पीकर बनने का, नेता बनने का, वो न्यायपालिका का भी नुकसान कर रहा है, समाज का भी कर रहा है, और नौकरशाही या विधायिका का जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। इस पर कहीं रोक लगाने की शुरुआत होनी चाहिए, किसी को ये मुद्दा उठाना चाहिए। जब ये 2 माननीय न्यायाधीशों ने नुपुर शर्मा के मामले में बयान दिया था, तब कानून मंत्री रिजिजू ने कहा था कि एप्रोप्रिएट फोरम पर इस बात को उठाया जाएगा। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये किस एप्रोप्रिएट फोरम पर उठाया गया और उसका नतीजा क्या हुआ। उसका परिणाम तो दिखना चाहिए कि उसमें स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, और उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए। ये बड़े गंभीर मसले हैं। देखिए, न्यायपालिका की अगर स्थिति ये हो जाएगी तो देश को अराजकता की ओर ले जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर देश को अराजकता से रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि संविधान में जो 3 पिलर बताए गए हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करें, अपने अंदर झांकें, दूसरे को सुधारने की सलाह देने की बजाय, ज्ञान देने की बजाय अपने अंदर क्या खामी है उसको देखने का काम करें। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।